करने जा रहे हैं अमेरिकन लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स, जिसमें से आपके लिए लैंगस्टन ह्यूग्स है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है एंड मार्क ट्वेन है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर जो कि हार्लेम रेनेसा टर्म जो थे उसके टाइम के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर बोले जाते हैं, तो वो है लैंगस्टन ह्यूग्स। अब इन्हें बोला जाता है द बार्ड ऑफ हार्लेम एंड द वॉइस ऑफ पीपल। तो पहले हम जानते हैं कि हार्लेम मूवमेंट था क्या। रेनेसा होने के पहले एक बहुत बड़ी मैसिव मूवमेंट हुई थी जिसे बोलते हैं द ग्रेट माइग्रेशन। अब ग्रेट माइग्रेशन में क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ ब्लैक पीपल जो थे वो रूरल साउदर्न यूनाइटेड स्टेट से, जहाँ पे जिम क्रो के लॉज चलते थे, वहाँ से उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अर्बन नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे। और हार्लेम जो है वो एक सिटी बन गया, एक ऐसे जगह बन गया करके, सिटी नहीं, एक छोटे से टाउन जैसे ही बोल सकते हैं, ब्लैक मेक्का बोल के, जहाँ पे राइटर्स डेस्टिनेशन हो गए राइटर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, थिंकर्स के लिए करके। और वो वहाँ पे अपना न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू नीग्रो लेकर आने लगी, जो टर्म है ये वहाँ फ्रेम हो गया करके। अब हार्ले रेनेसा ना मतलब एक आइडेंटिटी के बारे में एक फाइट थी कि रेशियल प्राइड और उनके कल्चरल फ्यूजन और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में था। अब बार्ड ऑफ हार्लेम उसे उन्हें बोलते हैं, जैसे कि वहाँ शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन बोलते हैं, तो इन्हें बार्ड ऑफ हार्लेम बोलते हैं करके। इनकी फुल नेम थी जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूग्स, और ये इनका जन्म हुआ था 1901 में जोप्लिन मिस्योरी में। और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ब्रीफली अटेंड की है, फिर लिंकन यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना बाकी की स्टडी ग्रेजुएशन किया है करके। और ये ट्रैवल करते रहे अफ्रीका एंड यूरोप में, जिनके कारण इनके वर्क को ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला है। और वो एक लीडिंग वॉइस थे हार्लेम मूवमेंट के, जो कि 1920s की मूवमेंट थी। और इनकी डेथ हो गई थी 1967 में न्यूयॉर्क सिटी में। अब इनकी यहाँ पे राइटिंग स्टाइल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप एक फ्रेम करके रख लीजिएगा आपके लिए। मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्टाइल के लिए, क्योंकि जैसे कि आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ज़्यादा तो ये सब ऑथर्स के बारे में भी आप लोगों ने बहुत जन ने सबने डिटेल नहीं पढ़ा है, तो आप इसको इनकी राइटिंग स्टाइल पे लेकिन ध्यान दीजिएगा। इनकी ना एक डिफरेंट स्टाइल थी राइटिंग की, जैज पोइट्री बोलते थे, जो कि ट्रेडिशनल इंग्लिश मीटर्स में नहीं लिखा जाता था। इससे पहले जितने भी राइटर्स थे वो हमेशा ना कॉपी करना चाहते थे यूरोपियन मास्टर्स को, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक स्टाइल को डेवलप किया करके। और जैसे कि रिपीटेटिव जो ब्लू स्ट्रक्चर है वो क्या था कि मतलब रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, रेपिटेटिव लाइंस रिपीट करना बहुत कॉमन था। और उसमें से ये भी बोलते हैं कि लाफिंग, मतलब उनमें एक फीलिंग ऑफ लाफिंग रहता था, जस्ट टू हाइड द इनसाइड पेन एंड ट्रॉमा। अब जैज था, इसमें क्या था, रिदम्स एक अलग तरह के ही थे करके, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा। ये नहीं कि हाई लैंग्वेज, जैसे मैं बोल रही थी कि यूरोपियन मास्टर्स को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे उन्होंने एक अपना इंडिविजुअल स्टाइल लिया, यूज किया है, जहाँ पे वो एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि कॉमन मैन के लिए पोइट्री हो। द फोर ग्रेट रिवर्स, ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट वर्क में से एक है, जहाँ पे वो 4 रिवर्स के बारे में दिखाते हैं, जस्ट टू शो कि उनके जो जर्नी थे उनके एंसेस्टर्स के टूवर्ड्स लाइक फ्रॉम स्लेवरी टू अ होप, वो दिखाते हैं करके। कि यूफ्रेट्स के मतलब में ये होता है, उन्होंने कुछ लाइंस ऐसे लिखी हुई अपने पोएम में, आई बाथेड इन द यूफ्रेट्स व्हेन डॉन्स वेर यंग। इसका मतलब ये है कि जो सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया का, ये शो करता है कि ब्लैक्स ना बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, मतलब जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से ब्लैक्स भी एग्जिस्ट करते हैं करके। और फिर कॉन्गो रिवर के बारे में बोला गया है। कॉन्गो में उन्होंने लिखा है, आई बिल्ट माई हट नियर द कॉन्गो एंड इट लल्ड मी टू स्लीप, मतलब लल्ड भी उनको एक नींद आ गया उसके किनारे, कॉन्गो के। ये बोल रहे हैं कि अफ्रीकन होमलैंड है जहाँ पे शांति है, शांति होने के कारण ही उन्हें नींद आ जाती है वहाँ पे। फिर नाइल के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट है और बहुत फेमस नदी है, तो वो असर्ट करते हैं कि ब्लैक पीपल जो थे वो आर्किटेक्ट्स होते थे एक टाइम पे, ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के, बट द सैड पार्ट इज कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे जो उनको मिलनी चाहिए। तो मिसिसिपी जो लास्ट रिवर उन्होंने बोला है, वो बोल रहे हैं कि
I heard the singing of the Mississippi when Abraham Lincoln went down to New Orleans, and I have seen it muddy bosom turn all golden in the sunset. यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं करके कि उनका रिवर का कलर चेंज होते दिखा है करके गोल्डन में, जो कि एक अच्छे होप को मतलब तरफ इशारा कर रही है. ये आई टू ये पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आई करके, क्योंकि ये पोएम में मैंने देखा है करके कि ये ना एक रिप्लाई है. वॉल्ट विटमैन ने एक कविता लिखी थी करके, आई हेयर अमेरिका सिंग. तो वो वहाँ पे अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं करके. उन्होंने बहुत पॉजिटिव पिक्चर दिखाई है, एक वाइट पर्सपेक्टिव के इंसान से उसको लिखा गया है. लेकिन यहाँ पे हमारे राइटर उसे एक ब्लैक पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, और उसी बातों का जवाब देते हैं वो बोलते हैं कि वो कहाँ है उस भीड़ में से. वो भी तो वो अमेरिका का ही पार्ट है, लेकिन उन्हें एज अ ब्लैक होने के कारण वहां से हटाया गया है. वो एग्जाम्पल्स देते हैं, मेटाफर्स क्रिएट करते हैं. वेरी ब्यूटीफुल मेटाफर्स ही हैज क्रिएटेड. कि जैसे घर पे एक गेस्ट आने के बाद क्या होता है, कुछ एक इंसान है या सर्वेंट्स है, वो क्या होता है किचन में खाते करके, हर कोई टेबल में खाते हैं. सर्वेंट नहीं बोला है, लेकिन उन्हें बोला एक ऐसे घर के सदस्य हैं वो जहाँ पे गेस्ट आने के बाद वो किचन में बैठ के खाते हैं. वो उस टेबल का वो एक दिन ऐसी आशा रखते हैं कि वो उस दिन एक टेबल का हिस्सा हो पाएंगे जिसपे बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं, वो भी उस टेबल पे बैठ के उसका पार्ट हो सके. यहाँ पे आप देखिए कि उस हर एक मेटाफर का मीनिंग क्या है. मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है करके, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको बस. और थर्ड इमेजरी वो ये बोलते हैं करके कि रेजिलियंस, कि आई लाफ एंड आई ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रांग. वो ये बोल रहे हैं कि इसके साथ वो स्ट्रांग और होते जा रहे हैं आगे. उन्होंने अपनी फर्स्ट लाइन में ऐसे बोला, आई टू सिंग अमेरिका, I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes. But I laugh and eat well and grow strong. ये कुछ लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस, जो मैं आपको एक मतलब बोल दे रही हूँ करके, जहाँ से मेटाफर्स लिए गए हैं करके. Tomorrow I will be at the table when company comes. Besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. And I too am America. ये वही बोल रहे हैं कि वो बाद में अपने डिसीजंस पे पछताएंगे और उन्हें शर्म आएगी, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी करके कि मैं भी उस अमेरिका का पार्ट हूं करके. हार्लेम, ये हार्लेम रेनेसा से ही रिलेटेड वो जो पार्ट एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, उसी के लेके रिलेटेड ये पोएम भी है यहाँ पे. इसकी हार्लेम अ ड्रीम डेफर्ड, ये उनकी बहुत एनालाइज पोएम है. हार्लेम 1951 में लिखी गई है करके. यहाँ पे पोएम क्वेश्चन कर रहे हैं करके कि डेफर्ड ड्रीम जो है उसके बाद क्या होता है करके. अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि किस चीज की ड्रीम है. ड्रीम ऑफ एस्पिरेशंस, इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड सिविल राइट्स. यहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनको सिविल राइट्स, उनको इक्वल हक नहीं मिल रहा था. दो दे वर अ पार्ट ऑफ द सिटीजन, दो वो लोग वॉर पे गए थे, वर्ल्ड वॉर जाकर लड़कर आए अपने कंट्री के बिहाफ पे, लेकिन वो जब वापस आ रहे हैं उनकी कंट्री उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं कर रही है, उनकी कंट्री ही उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रही है. जब जरूरत पड़ी है कंट्री को तो ब्लैक पीपल जा रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली उन्हें रिस्पेक्ट और वो डिजर्व करते हैं जो, वो उन्हें नहीं मिल रही है, इक्वालिटी नहीं मिल रही है, उनकी राइट्स नहीं दी जा रही है. यहाँ पे भी उन्होंने मेटाफर यूज किया. आप देखिए अपने स्टाइल में कितने सारे मेटाफर्स, इतने रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स. ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मतलब बॉम्बास्टिक, बहुत फ्लावरी स्टेटमेंट्स यूज करे. हर एक चीज आप देखिए, वहां पे उन्होंने किचन का एग्जांपल दिया, टेबल का एग्जांपल दिया, बहुत बेसिक एग्जांपल्स देके मेटाफर ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे भी वो सिमिलर प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जाम्पल से मेटाफर ले रहे हैं. ड्राई अप लाइक अ रेजन, ये बोल रहे हैं कि वाइटलिटी खत्म हो गई है, उनका जूस चला गया है करके. द ड्रीम मतलब उनका जो ड्रीम है उसमें कुछ सब्सटेंस ही नहीं बचा है करके, वो धीरे धीरे करके ना पेरिश होते जा रहा है करके. अ फेस्टर लाइक अ सोर एंड देन रन, ये वो बता रहे हैं कि ये एक ड्रीम है जिसको मतलब दबा दिया गया है और वो ना एक घाव बनते जा रहा है करके. और फिर अब वो कब फट जाता है करके, जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है करके. और स्टिंक लाइक अ रॉटन मीट, क्रस्ट लाइक अ सिरप,
और यहाँ पे क्रस्ट लाइक अ शुगर लाइक अ सिरप, शुगर सिरप बोलते हैं वो, क्रस्ट लाइक अ शुगर ओवर लाइक अ सिरप स्वीट। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्सन है वो इतना शुगर कोट करते हैं अपने पेन को सप्रेस करने के लिए ताकि वो पोलाइट लग सके सोसाइटी में, और अंदर ही अंदर उनको वो चीज़ खाया जा रहा है। और लास्ट में है और डज इट एक्सप्लोड। फाइनल इमेजरी सबसे डेंजरस है, जहां पे वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो ड्रीम है जिसको बहुत दिन तक डिनाई किया जा रहा है, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो चीज वायलेंट, और जब वो वापस मतलब लौट के आंसर देती है ना, वो तो वायलेंट होके उस चीज को देगी और सोशल और जो फट जाएगा करके, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, एंड देन इट विल जस्ट बर्स्ट एंड इरप्ट इनटू अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन्स ऑफ इमोशंस करके। मदर टू अ सन, ये एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है जो उन्होंने लिखा है करके, जो एक मदर है 1922 में लिखा है करके, एक मदर है वो कैसे, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, और यहाँ पे एक वॉइस है एक अफ्रीकन मदर की। ये सिर्फ वन सिंगल मदर नहीं है, पोएट की मदर नहीं है, ये क्या है, ओवरऑल सबकी है करके, सब सबकी मतलब ये कर, सॉरी फॉर दैट, इसमें सबके लिए ये है कि वो मदर है, सबको एक्सप्रेस कर रही है करके कि कैसे अपने सन को स्ट्रांग होना है करके। वो टाइम से पहले ही अपने बच्चे को समझा रही है कि उसे हारना नहीं है, उसे स्ट्रांग बनना, उसे अपने हक के लिए लड़ना है करके। और ये यहाँ पे मेटाफर फिर से यूज कर रहे हैं, और इस बार वो स्टेयर केस का एग्जाम्पल ले रहे हैं करके। स्टेयर केस, जो क्रिस्टल स्टेयर केस उसकी मदर बोलती है उसे कि लाइफ में ना प्रिविलेज, ईज और लग्जरी है ना, वो एफर्टलेस प्रोग्रेस के बिना नहीं आने वाली है। जो वेल्दी है उनको कोई सिस्टम फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन जो ब्लैक है उनके पास वो ब्रोकन स्टेयर आएगा, लेकिन उन्हें चलते रहना है। वो मदर खुद बोल रही है कि मैं भी चल रही हूँ और तुम्हें भी आगे चलना है, तुम्हें बैठ नहीं जाना उस सीढ़ी पे, अपने हक के लिए लड़ना है। ये वो एक मदर है, अफ्रीकन मदरलैंड बोल सकते हो, या फिर उसके मदर, बाकी सारे अफ्रीकन मदर्स है जो कि अपने बच्चों को सिखा रही, ये भी बोल सकते हैं, बट आई प्रेफर इट लाइक एन अमेरिकन लैंड, उनके जो अपना जो उनके मदरलैंड है करके वो बोल रही है उन्हें। डोंट यू टर्न योर बैक फॉर आई सी स्टिल गोइंग हनी, आई सी स्टिल क्लाइंबिंग। तो यहाँ पे वो क्लाइंब कर रही हैं करके, और वो वही बोल रही हैं करके कि तुम पीठ मत घुमाना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स कॉज यू विल फाइंड इट काइंडर हार्ड, डोंट यू फॉल नाउ। लास्ट है उनकी वेरी ब्लूज, जो कि एक एग्जाम्पल है जैज पोइट्री की, जहाँ पे सर्वाइवल मैकेनिज्म दिखाया गया है करके, जो ब्लैक सफरिंग है, हार्डशिप है, बट वो अपने गा रहे हैं, अपना म्यूजिक बना रहे हैं उसी दर्द और दुख में करके। कुछ लाइंस ऐसी है, आई गॉट द वेरी ब्लूज एंड आई कांट बी सेटिस्फाई, गॉट द वेरी ब्लूज एंड कांट बी सेटिस्फाइड। सेम लाइन रिपीट कर रहे हैं आप। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेपिटेटिव यूज ऑफ लाइन होगा, और उसके बाद आई एंट हैप्पी नो नो एंड आई विश दैट आई हैड डाइड, और इरेग्युलर लाइंस होगा। और दिख रहे हैं आप मतलब कितनी सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया है यहाँ पे। फिर वो लिखते हैं थम 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 वेन दिस फुट ऑन द फ्लोर। और हमारे नेक्स्ट राइटर है अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे की सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा आप, उनकी आइसबर्ग थ्योरी पे कर लीजिएगा। ये आइसबर्ग थ्योरी मैं आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप एक चट्टान माउंटेन देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप सोचिए कि पानी के ऊपर में एक बर्फ़ की पत्थर मतलब माउंटेन बनी हुई है, लेकिन क्या हम पानी के अंदर देख पाते हैं कि वो कितना गहरा है? हो सकता है वो बेस से स्टार्ट होते तो ऊपर कुछ राइज किया है, लेकिन उसकी डेप्थ जो है हम समझ नहीं पाते। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो राइटिंग स्टाइल है वो हमें अंदर बिटवीन द लाइंस रीड करके उसका डेप्थ समझनी पड़ेगी करके। वो ऊपर ऊपर ऐसे लिखते रहेंगे, लेकिन आपको फॉर एग्जाम्पल कैसे वो दिखाते हैं अपने प्लेज में, तो वो क्या करेंगे कि आपको ये नहीं दिखाएंगे कि कैरेक्टर, ये नहीं बोलेंगे कि कैरेक्टर गुस्सा है करके, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्यूरियस है। वो आपको एक्शंस के थ्रू दिखा देंगे कि वो कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पटकना, फोड़ना, कुछ भी ऐसा दिखाएंगे, वायलेंट सीन्स दिखाएंगे करके, जिससे आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर को बुरा लगा है, उसे गुस्सा फील हुआ है, एंड
वो अपने एक्शंस के थ्रू सटायर यूज़ करेंगे या कुछ ऐसा यूज़ करके आपको बता देंगे कि वो लग रहा है। तो इनके जो थ्योरी है आइसबर्ग थ्योरी, उसके हिसाब से ये है कि आपको खुद समझना है, रीडर्स को खुद उस चीज़ को फ़ील करके उसको एनालाइज़ करके निकाल लेना है करके कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं करके। वो डायरेक्ट स्पून फीड नहीं करते हैं आपको। कोड हीरो जो इनका अनदर कॉन्सेप्ट है, ये छोटी-सी एक कॉन्सेप्ट है करके, यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि जो इंसान है वो ब्रूटलिटी को फेस करते हैं मीनिंगलेस वर्ल्ड में, बट वो कैसे फेस करते हैं उसे ग्रेस के साथ स्टोइसिज्म से स्टॉस करेज के साथ फेस करते हैं करके, और वो ये जानते हैं करके, वो स्टोइक रहते हैं करके। वो जानते हैं कि वो हार जाएँगे बट वो हारते नहीं हैं। जैसे हमारे भगवद गीता में लिखा है कि कर्म पे करना चाहिए हमें, तो वही वो मतलब इनडिफरेंट रहते हैं पेन एंड प्लेजर को लेके। यहाँ पे एक उनकी इम्पोर्टेंट प्ले है करके द ओल्ड मैन एंड द सी, जहाँ पे सेंटियागो बोल के एक क्यूबन फिशरमैन रहता है। वो 84 डेज तक जाते हैं बट वो फिश कैच नहीं कर पाते हैं करके, और गल्फ स्ट्रीम पे जाने के बाद वो एक हुक से मतलब मैसिव मार्लिन बोल के एक फिश रहता है वो कैच करते हैं, बट वो सोचते हैं कि अब लोगों को लेकर आके मैं दिखाऊंगा करके, लेकिन वो जब उसको बांध के फिश में बोट में लेकर आते तब तक मछलियाँ खा जाती है। और लास्ट में क्या होता है कि वो दुखी हो जाते हैं और अपने फैमिली के लिए कुछ लेकर नहीं आ पाते हैं करके, ना कि लोगों को, लेकिन जो वो मछली का जो कांटा रहता है करके वो इतना बड़े साइज के देख के लोग उनको रिस्पेक्ट करने लगते हैं और बिलीव करते हैं कि हाँ उन्होंने कैच किया है, क्योंकि इतना बड़ा फिश का जो कांटा है, फिश कितनी बड़ी होगी। और वेल्स जो रहते हैं वो बीच में ना जब वो बांध के लेके आते हैं, ब्लड जो निकलता है वो फिश से, तो वो वेल्स खा जाती है उसे। फिर उन्होंने फेयरवेल टू द आर्म्स लिखा था, इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं करके, और वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि कैथरीन बर्कली की डेथ कैसे हुई करके, और फ्रेडरिक हेनरी जो थे उनकी लवर का नाम क्या था करके। तो फ्रेडरिक हेनरी जो थे वो एक अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर थे इटालियन आर्मी में, और उनकी बहुत दुख भरी स्टोरी रहती है कैथरीन बर्कली के साथ, जो कि उनके बच्चों को जन्म देते देते मर जाती है। यहाँ पे शी इज़ अ नर्स आई थिंक, एंड वो ध्यान रखती है उनको, और उसमें उनकी प्यार मतलब लाइक लव ग्रो कर जाता है, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट विद दिस चाइल्ड, विथ हिज चाइल्ड। तो वही है कि जस्ट वो चाइल्ड बर्थ होते होते शी डाइज। द सन ऑल्सो राइजेस, ये एक इम्पॉर्टेंट है। द लॉस्ट जनरेशन के बारे में जो टर्म यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है करके, वो ये है कि गर्ट्रूड स्टेन बोल के एक थे, उन्होंने इस चीज़ को कॉइन किया था, लेकिन इसको पॉपुलराइज़ किया है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। डिस्क्राइब किया है कि मेन जो ट्रॉमाटाइज्ड है, कैसे कितने ट्रॉमाटाइज्ड है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, और उन पे वॉर ने कितना बुरा इफ़ेक्ट एक छोड़ रखा है करके। अब यहाँ पे जो होता है करके, यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ नथिंगनेस, नाडा जिसे बोलते हैं करके, ये द सन ऑल्सो राइजेस इज अ स्टोरी अबाउट जेक बर्नेस एंड लेडी ब्रेट एशली। अब जेक बर्नेस है वो वॉर पे जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है एंड ही बिकम्स इम्पोर्टेंट। अब उसे प्यार है लेडी ब्रेट एशली, बट दैट लेडी हैज़ लॉट ऑफ लवर्स, एंड उन्हों वही हो गया है कि आफ्टर वॉर इमोशनल फीलिंग्स लोगों के कम होते गए हैं, और मॉरल जो फीलिंग्स थे वो भी डिग्रेड होते गए हैं लोगों के। एंड शी हैज़ लाइक उनके ग्रुप में और भी बहुत जन थे जो कि उस पर ट्राई करते रहते हैं लेडी ब्रेट एशली पे, और माइक कैम्पबेल जो कि एक था, क्या नाम है, बैंकरप्ट स्कॉटिश वॉर वेटरन था, और रॉबर्ट कॉन बोल के था, वो भी मतलब जूइश राइटर था आउटसाइड द ग्रुप, जिसके साथ उसका अफेयर भी रहता है लेडी के साथ। और लास्ट में दिखाते हैं कि वो मतलब सबको ही मिलते हैं, घूमने जाते हैं करके स्पेन में, बुल फाइट ये सब सब चीज़ें देखते हैं करके। और लास्ट में क्या होता है, इवेंचुअली दोनों सारा ग्रुप उनका टूट टूट जाता है, एंड फिर लास्ट में वो लोग आते हैं करके, तो कुछ लाइंस बोलते हैं करके, आप जैसे कि ओ जे, वो लड़की बोलती है, ओ जेक वी कुड हैव हैड सच अ डैम गुड टाइम टुगेदर, जिससे जेक कोल्ड सटायर वे में रिप्लाई करता है, बिकॉज वो सब तो देख पा रहा था करके, एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग एम्प्टी। क्यों, और वो इम्पोर्टेंट होने के कारण उसके दोस्त कुछ मजाक भी उड़ाते हैं उसके, तो उसके लिए भी उसकी कॉन्फिडेंस डाउन थी, प्लस उसकी लेडी लव ने उसे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था जिसके कारण उसे बुरा लगा करके।
दिस कॉज्ड जो इम्पोर्टेंस थी वो एक मेटाफर की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है करके, जैसे कि स्पिरिचुअल और इमोशनल इम्पोर्टेंस हो गई थी उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे। लोग अपने अपने मतलब इनेबल होते जा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, क्रिएट नहीं कर पा रहे थे कुछ अच्छा नया, और उन्हें ना लाइफ पर्पसफुल नहीं लग रही थी करके। मार्क ट्वेन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे सिलेबस में से। इनका एक्चुअल नेम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था, जिनकी who was born on 1835 and he died in 1910. He was also known as the father of American literature. अब मार्क ट्वेन उनकी पेन नेम थी। मार्क ट्वेन का मतलब क्या होता है? मार्क ट्वेन ना एक रिवर बोट टर्म था, और वो ना मतलब सी से मतलब सेल करते रहते थे इसीलिए। अब ये जो टर्म था ये 19th सेंचुरी में जो मतलब लोग रहते थे डेक पे, वो ये बोलते थे कि वाटर में मतलब कितनी डेप्थ है वाटर में। अगर 2 फैदम डीप है वाटर तो मतलब जो स्टीम बोट है वो पास कर पाएंगे, और उसी चीज़ को मार्क ट्वेन बोला जाता था करके। तो 2 फैदम्स है करके, 12 फीट डीप है कि नहीं वाटर, वरना वो स्टीम बोट पास नहीं कर पाएंगी। तो उसी चीज का उन्होंने नाम ले लिया मार्क ट्वेन करके, राइटिंग के लिए अपना पेन नेम। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बोला था, ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर कम्स फ्रॉम वन बुक बाय मार्क ट्वेन कॉल हकलबेरी फिन। तो ये हकलबेरी फिन की जो स्टोरी है ये हम आज करने वाले हैं करके, पर मैं उसके पहले आपको उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में बता देना चाहती हूँ करके। उनकी ना जो स्टाइल थी वो कॉमन टंग में थी, और वो रीजनल डायलेक्ट्स यूज़ करते थे। और स्पेसिफिकली आपको ना मतलब जो मिसिसिपी रिवर के आसपास के लोगों के जो एक्चुअल स्पीच पैटर्न्स, ग्रामर जो था, उनके बारे में आपको वो अवगत कराते हैं करके, और बहुत प्लेन स्टाइल में लिखते हैं करके। सटैरिकल रहता है उनका, और टॉल टेल करके वो लिखते हैं करके, जहाँ पे इनक्रेडिबल एग्जैजरेशन होता है। स्ट्रेट फेस मैनर में वो अपना लिखते हैं करके, एकदम शार्प। यहाँ पे ना वो यही दिखाते हैं कि जो यूरोपियन मास्टर्स है उनको उन लोगों ने कॉपी नहीं किया करके अपना स्टाइल को ही लिखा। वो ये चाहते थे ना कि उनको, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर जो थे वो ये चाहते थे ना कि मतलब उनकी जो अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव है वो दिखाए अपने नज़रिए से, ये नहीं कि जो रूल करके गए हैं उनके ऊपर उस तरह से दिखाए। और सिमिलर से पर्सपेक्टिव मार्क ट्वेन के भी थे। उन्हें ये लगता था कि वो अपने नज़रिए से और अपने लोगों के बारे में लिखें करके, rather than copying their masters. यहाँ एक स्टोरी है, देखिए ये सटायर मॉडर्न प्रिंट मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है, आप फिर भी एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग चेक करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ऑल द पीडीएफ्स आर प्रोवाइडेड इन माय टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं करके। तो हकलबेरी फिन जो है ये यहाँ पे क्या होता है ना, 2 लड़कों की स्टोरी है। हक फिन बोल के है जो नैरेटर है, जो कि आउटसाइडर है और अपने वो रहते हैं। अब जिम जो है वो एक रने हुए स्लेव है करके, और वो क्या करता है अपने दोस्त को बचाने के लिए जो चीज़ें होता है ज़रूरत होता है वो चीज़ें करता है करके। बट यहाँ पे एक बहुत फ़नी सा एक सुपरस्टिशन के पार्ट को भी दिखाया गया, हाईलाइट किया गया है करके, कि जैसे कि वो उसे ये लगता है कि कोई भी अगर जैसे किसी का स्लेव है करके, तो अगर आप उसको फ्री करते हो ना तो आप मतलब गलत कर रहे हो करके, ये ऐसे उधर के लोगों का बिलीफ था करके। दैट इज सिन। एक्चुअल सिन जो हो रहा है वो सिन नहीं मानते थे वहां पे, बट ये मानते थे कि जो लोग स्लेव है अगर आप उसको फ्री कर रहे हो करके अपने मास्टर से, और मतलब ऑब्वियसली मतलब ऐसे कुछ मतलब डायरेक्टली नहीं, पैसे देकर नहीं, बट उनके परमिशन से नहीं, बट विदाउट देयर परमिशन, तो वो एक सिन होगा करके। और यहाँ पे वो ना मतलब अपने दोस्त जिम को बचाने के लिए कैसे करता है, और उसके फादर भी ड्रंक यार्ड थे हक के, और तो वो भाग कर
आता है अपने दोस्त को, और जो जिम के ओनर थे वो उन्होंने प्राइज़ मनी लगा दिया, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को बचा-वचा के लेकर आता है करके। और जिम को क्या पता बाद में वो बेचने वाली थी, तो किसी और मतलब जहाँ पे उसे बहुत बुरा ट्रीट किया जाता फार्म के किसी, इसीलिए वो बचाकर उसको लेकर आता है। एंड ऑन दैट वे किंग और ड्यूक मिलते हैं। फिर बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ में कन्फ्यूजन होता है, क्रिएट होता है करके। बट यहाँ पे वही दोस्ती दिखाई जाती है कि कैसे वो अपने फ्रेंड को बचाता है करके। और यहाँ पे ना कुछ-कुछ इमेजरीज़ यूज़ किए हैं उन्होंने, जैसे कि रिवर को सेंचुरी की तरह दिखाया है, शोर को दिखाया है बार-बार करके, बार-बार उसका ज़िक्र किया गया है। और यहाँ पे ना रिवर के बारे में वो दिखा रहे हैं कि कैसे ना रिवर अपने ही लॉज़ बनाती हैं करके, कोई लॉ से बाउंड नहीं है, वो हर चीज़ को इक्वली ट्रीट करती हैं। एंड शोर जो था वो ये बार-बार दिखाते हैं कि वहाँ पे उनको फ्यूड, स्लेवरी, कॉन आर्टिस्ट ये मिले, जैसे कि ड्यूक और वो उनके और एक क्या थे, ड्यूक के साथ जस्ट अ मिनट किंग थे जो कि कॉन आर्टिस्ट थे। ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आप एक बार इसकी समरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं करके, एंड द पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर टुडे and all the best for your exams. Keep studying.